वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से नाता टूट गया। अब इंटीग्रल कैलकुलस से नाता जोड़ेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में टोटल 4 चैप्टर हैं। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत करेंगे हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन क्या होता है वो समझेंगे, फिर इंटीग्रेशन को इनडेफिनाइट क्यों बोलते हैं वो समझेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग करने से पहले 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं और बच्चे आ जाएं। जब तक बोर्ड में सेट कर देता हूँ, हिल जाता है भाई बार बार। मुदुल मिश्रा मेंटर हो रहे हैं। चलिए तो शुरू करें। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या कहानी है, कैसी कहानी है, कैसे आगे बढ़ेगी, वो आप सब समझिए। तो देखिए, तो कुछ ये है डेफिनेशन कि इफ, इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, और हमने यहाँ पर ले लिया कि इफ f and g be any two functions such that g dash x equals to fx, g dash x equals to fx, then gx is said to be anti-derivative or primitive or integral of function fx and written symbolically as gx equals to integration of f of x dx। यह है इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि मैं ये मान के चलूं कि किसी फंक्शन g का डेरिवेटिव fx है, तो फिर हम ये बोलेंगे कि फंक्शन fx का जो इंटीग्रेशन होगा वो gx। तो gx मतलब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने इसी डेफिनेशन से लिखे हुए हैं। जिन जिन फंक्शन के स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हमको पता होंगे, उनके स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हेल्प से वी राइट द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला
केवल इतनी सी बात है, यदि किसी फंक्शन g का डेरिवेटिव fx है तो फिर fx का जो इंटीग्रेशन होगा वो gx होगा। मतलब आप gx को फंक्शन fx का या तो एंटी डेरिवेटिव, देखिए 3 वर्ड यूज करेंगे अपन, एंटी डेरिवेटिव भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, PRIMITIV प्रिमिटिव, और इट इज सिंपली कॉल्ड इंटीग्रल या इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन fx एंड रिटर्न सिंबॉलिकली एज, इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे। तो इसमें केवल आपने ये सीखना है, यदि किसी फंक्शन g का डेरिवेटिव fx है तो fx का इंटीग्रेशन gx होगा। मतलब दो चीजों को मैं बड़ा हाईलाइट इसमें कर देता हूं, एक आपकी ये वाली बात है और दूसरी आपकी ये वाली बात। बस इतनी बात को आपको ये ध्यान में रखना है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का ये साइन, ये मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है, यहाँ पर g डैश x बराबर fx है तो gx बराबर इंटीग्रल ऑफ fx हो जाएगा। इतनी बात में इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आप यहाँ पर ये समझिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही वाला सिंबल यहाँ पर लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। ठीक है, ये gh बराबर हमने लिखा है, मतलब वही चीज मैंने सिर से उठा के यहाँ पर कॉपी करी। अब ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ fx gx में, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका होता है कि मान लो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx जो है वो gx के बराबर लिया है। ठीक है, तो आगे चल के आपको एक वर्ड यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले अपन वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पे एक चीज ये समझ लो पहले, तो इसको लिखने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखो, देयर आर सो मेनी फंक्शन जिनका एक डिफरेंशिएशन आ सकता है। जैसे मैं इसको अब थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं तो कुछ हम यहाँ पर फंक्शन लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लिया साइन एक्स फंक्शन। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप करें, आप यदि साइन एक्स प्लस 2 इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, आप यदि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 को डिफरेंशिएट करें, या आप डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करें, सी ले लो, के ले लो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हो इन सारे केसेस में इन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव तो आप पढ़ के आए हैं, यदि इन सब का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो इन सब का डेरिवेटिव जो है वो cos x ही आता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हम ले सकते हैं जिनका डेरिवेटिव cos x आएगा। अब बाय दिस डेफिनेशन, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव fx है तो इसका जो इंटीग्रेशन है, बाय दिस डेफिनेशन वी से दैट नाउ दिस इंप्लाइज, यदि मैं अब cos x फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा तो cos x फंक्शन का इंटीग्रेशन sin x भी आ सकता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 भी हो सकता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 2 भी हो सकता है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस k भी हो सकता है। मतलब cos x का इंटीग्रेशन फिक्स नहीं आएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x के साथ साथ प्लस एक c भी आएगा। ये है डेफिनेशन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये जो आपने c लगाया है, इस c को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। दिस c इज कॉल्ड व्हाट, ये जो c है ये c कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
and due to presence of this constant c, this integration is called indefinite. इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट है, अनिश्चित है, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। sin x प्लस 2 भी आ सकता है, sin x माइनस 2 भी आ सकता है, sin x प्लस k भी आ सकता है, केवल sin x भी आ सकता है। when you put different values of c, you get different answers. तो cos x का इंटीग्रेशन फिक्स नहीं आएगा, इसलिए इस इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसलिए ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन में हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने जरूर लिखना है, प्लस सी जरूर आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के प्रेजेंस के कारण दिस इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें जो कुछ बातें हैं वो बेटा ऐसी हैं कि ये जो एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन। ठीक है, समीशन में ये जो इलॉन्गेटेड एस है आपका, ये एस का बिगड़ा हुआ रूप है, इलॉन्गेटेड एस। एस का जो रूप, पहले एस सम को हम एस लिखते थे, फिर एस को थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर एस को थोड़ा सा और, इस तरीके से एस का रूप बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ बिगड़ के वो ऐसा दिखता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, और ये जो एस का साइन है बना हुआ, ये बिगड़ा हुआ एस है, ये एस का बिगड़ा रूप है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के सिंबल को हम ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब सम करना होता है। तो इलॉन्गेटेड एस जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, एक चीज हो गई। अब इसमें जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। ये जो cos x है ये कहलाता है इंटीग्रैंड, और इसका जो आपने आंसर निकाला है, cos का इंटीग्रेशन आपने लिखा है sin x, ये sin x को आप बोलते हैं, दिस sin x इज कॉल्ड इंटीग्रल, इट इज कॉल्ड इंटीग्रल, ये है इंटीग्रल। और सर x क्या है, तो x यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में आना चाहिए। तो ये हमेशा इसमें याद रखेंगे कि इसी कांस्टेंट c के प्रेजेंस के कारण इस इंटीग्रेशन को इंडेफिनाइट बोलते हैं, और इसलिए आगे से कभी भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन मैंने बताई, एक तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो आपको बताया। दूसरा, यहाँ पर इसको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, तो ये सी के प्रेजेंस के कारण ये इंटीग्रेशन कहलाता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, और इतनी बातों में अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ फर्स्ट पेज। बहुत सिंपल सी बात थी, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। और अब अपन यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिख रहे हैं सीधा, और ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले अब मैं लिखूंगा वो विद दी हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन लिखूंगा। तो पहले मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखता हूँ कि डेरिवेटिव में कैसे दिखता है, और फिर उसी को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके लिखूंगा विद दी हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। भाई इसमें ये दो बातें काम की हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। और उसी की हेल्प से हमने ये डिफाइन किया, एक सी आया, इसी सी को अपन ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला। टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। एक मिनट वेट करना है।
अच्छा लग गया। चलिए, तो ये है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। और अब विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंशिएशन फार्मूला, here we write some standard formula of integration. चलिए, तो जैसे आपको बोला, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखूंगा और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपन लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है बेटा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू दी पावर, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, ये इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और ये फॉर्मूला जब भी आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब एन कोई भी पावर हो सकता है। एन कोई भी पावर हो सकता है एक्सेप्ट -1, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू -1 आप नहीं ले सकते हो। बाकी यहाँ पर एन का वैल्यू 1/2 आए, 3/2 आए, 7/2 आए, 9 आए, 10 आए, 100 आए, नेगेटिव कोई भी पावर आए, ठीक है, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, कोई भी पावर आए एक्सेप्ट -1। अदर देन -1 आप एन को कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, सबके लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर फर्क ये है कि डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते थे, पावर सामने आता था और एक पावर कम हो जाता था, जबकि इंटीग्रेशन में जो पावर दिया है उससे एक पावर बढ़ेगा और वही पावर नीचे आएगा। और इसका सिंपल सा रीजन, ये क्यों ऐसा लिखा है फॉर्मूला, तो आप ये जानते हो, यदि आप इसका इंटीग्रेशन ये है तो आप यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। उसका रीजन ये है कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power n plus 1 is what, n plus 1 into x power n, यही करते थे ना डेरिवेटिव में, पावर सामने आ जाती है, एक पावर कम हो जाता है। अब आप चाहो तो ये जो n plus 1 है इसके अपॉन में पटक लो, मतलब यहां से ये n plus 1 को मैं उठा के यदि यहाँ पर डाल देता हूं तो यही चीज आपकी x पावर n है। तो ये है रीजन, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए x पावर n का इंटीग्रेशन ये आए। तो ये इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला बनाया है। अब आप इससे रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई भी एक्स पे पावर आएगी, याद रखना, बट यहाँ पर बेस में लीनियर एक्स होना चाहिए, बस कोई भी पावर आएगी आप हमेशा इस फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर सकते हो, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, एक बात समझना आप ध्यान से मेरी, एल्जेब्राइक होना चाहिए, एक चीज एल्जेब्राइक होना चाहिए। मैं अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन में ये सीखना है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपने यदि ये सीख लिया कि मैं ये नहीं कर सकता तो आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे इफ यू हैव फॉर एग्जांपल, मैं इस फॉर्मूला पे ही बेस कुछ रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है एक्स का,
तो x का इंटीग्रेशन बेटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2+3। हाँ सर समझ गए ये तो। यदि मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो सर x³/3 आएगा। सर ये भी समझ गए बेटा। x पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना है, जो -1 तो ले नहीं सकते, पहले ही बता दिया। तो x पावर -2 लिया है, तो x पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1/-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा +c। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x+c। तो ये x पावर -2 का इंटीग्रेशन आएगा। सर √x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो √x का मतलब 1/2 का पावर, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये 2/3 और x पावर 3/2+c आएगा। अब और ध्यान से समझिए। अब मैं यदि यहाँ पर x + 1 का पावर 3 ले लेता हूं, तो आप इसका आंसर x + 1 का पावर 4/4+3 लिख सकते हो। समझ रहे, x + 1 का पावर 4/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछूं कि बेटा बताओ कौन सा, जो भी नंबर तो दिख ही नहीं रहा, x - 7 का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लिख देना सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x - 7 का पावर -1/, एक पावर बढ़ गई +c। चाहो तो अपन इसको क्या लिख सकते, सर इसको लिख सकते हैं -1/x - 7+। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझना है। अब यदि यहाँ पर देखिए मैं बेस में एक लीनियर फंक्शन ले रहा हूँ, x + 1 लिया है, कोई भी लीनियर आएगा तो आप इंटीग्रेशन हमेशा ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक बात ये करी है कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट मैंने अभी तक 1 रखा है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 था। लेकिन अब यदि मैं x का कोएफिशिएंट चेंज करता हूँ, जैसे मैं अब आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 क्या होगा, 2x + 3 पावर में कितना ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो नियम क्या जानते हैं बेटा, जो भी पावर है वो एक ऐड हो जाएगी, तो 2x + 3 पे पावर 6/6 आ जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ खत्म नहीं होगी, जो x का कोएफिशिएंट है 2, उससे और आपको डिवाइड करना पड़ेगा, याद रखें। क्यों सर, क्योंकि ये रिवर्स अप्रोच है। जब आप 2x + 3 पावर 5 का डिफरेंशिएशन करते हो, तो डिफरेंशिएशन में पहले पावर का आप करते थे, चेन रूल लगाते थे ना, और फिर 2x + 3 का जब डेरिवेटिव करते थे, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव आता था 2, तो आप 2 से वहां पर मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन रिवर्स अप्रोच है, तो 2 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड। सर समझ गया। तो यदि बेटा यहाँ पर x का कोएफिशिएंट डला है, तो उससे आपको डिवाइड करना है। सर यदि ये नेगेटिव रहा तो कैसे करेंगे, जैसे अगला बात यह है कि मैं आपको दे दूं कि 7 - 3x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बेटा पहले तो पावर का करेंगे, तो पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 7 - 3x पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3/3। ठीक है, इससे 3 हो गए। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव कितना आता है बेटा, सर -3। 5 आएगा ना, तो डिवाइड कितने से करेंगे, हाँ सॉरी 5 आएगा, तो डिवाइड कितने से करेंगे अपन, -3 से डिवाइड कर दें, बस इतना याद रखना है। तो जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना। ठीक है सर, समझ गया ये भी। चलो, ये कुछ बहुत, मैं केवल इसी फॉर्मूला से बेस आपको सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। और भी कुछ आपके मन में आए तो आप मेरे को पूछ लेना। ठीक है सर, पूछ लेंगे। देखिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मैं आपको दे दूं कि सर अब आप ये बताओ कि यदि यहाँ पे कोई रैशनल पावर आ गया, जैसे मैं 2x + 3 का रूट ले लेता हूँ, इसका इंटीग्रेशन सर कैसे करेंगे बताओ जरा। तो बेटा 1/2 का पावर है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर है तो 1/2 + 1 3/2/3/2, और इनटू, अब क्या करेंगे सर, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो आप नीचे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सर 2 आएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा बेटा,
फाइनल आंसर बन जाएगा सर, ये 2 काट दो तो फाइनल आंसर हो गया 1/3 और 2x + 3 पे पावर 3/2 का प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है सर, कर लेंगे हम ऐसे क्वेश्चन सारे। लेकिन अब एक बात आप याद रखना बेटा, यदि यहाँ जब तक लीनियर रहेगा, यहाँ जब तक लीनियर रहेगा तब तक आप ये करोगे। बट यदि कहीं पर ऐसा आ गया कि सर x² + 3 पे पावर 5 का, या फिर मैं 2 का ले लेता हूँ, तब आप इसको ऐसा मत कर देना कि x² + 2 पे पावर 3/3 और इसका डेरिवेटिव 2x आता है तो 2x से डिवाइड करो। ये गलत है। ये फॉर्मूला केवल वैलिड कब तक है? ये फॉर्मूला वैलिड तब तक है जब बेस का जो वैल्यू है वो लीनियर एक्सप्रेशन, वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब x पे हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक नहीं चलेगा, क्यूबिक नहीं चलेगा। तो इसको ऐसा करना गलत है, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन ये बोल रहे हो, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डेरिवेटिव ये नहीं आता है ना, क्योंकि जब डिवीजन रूल लगाओगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे तो कहीं ऐसी चीज है ही नहीं है। तो इसलिए ये ऐसे इंटीग्रेट नहीं होता है। तो सर क्या करेंगे? मान लो इसको इंटीग्रेट करना है, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसको ओपन कर देना। ओपन कर देंगे मतलब क्या सर? a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है बेटा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला? a² + b² + 2ab। हाँ सर समझ गया। और अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो x सबका अलग अलग इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x पावर 5/5। सर 9 का इंटीग्रेशन बताया ही नहीं आपने। तो बेटा कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, आप ये समझ लो एक चीज छोटी सी कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाए। हाँ सर समझ गया। अब यदि आपको बेटा 9 का इंटीग्रेशन करना है, 9 का इंटीग्रेशन, तो अपन 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 बाहर लिख लो और 1 का इंटीग्रेशन कर लो। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना अभी लिखा आपने बेटा? हाँ सर 1 का इंटीग्रेशन तो हमने लिखा x, तो ये बेटा 9x + 3 हो गया। हाँ सर अब समझ गया। तो बेटा 9 का इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे? 9 का इंटीग्रेशन 9x हो जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x³ / 3, तो कितना हो गया? प्लस लास्ट में जाके एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दो। सर तो ये है क्या सर 6x³ बेटा? x³ / 3 आएगा ना, तो हाँ 3 सर। 2 हाँ, तो ये हो गया अपना। तो अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर बेस कैसा होना चाहिए? लीनियर। जब तक लीनियर रहेगा ये फॉर्मूला हर जगह लगता रहेगा। देखो इतने सारे क्वेश्चन करा दिया, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक बना, क्यूबिक बना, तो फिर ये फॉर्मूला इनवैलिड। तब आपको क्या करना है? तब अपनी एक्सपोनेंट की पावर पहले, मतलब डेफिनेशन लगेगी, मतलब आप इसमें पहले a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ऐसा बनाओ, और अब इसमें ये फॉर्मूला डाल दो। ठीक है, तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला। उस पर बेस कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और कुछ क्वेरी इनको लेके आपके मन में आ रही है, सर ऐसा रहा तो कैसा होगा, वो पूछ लेना आप ना, नोट कर लो आप। सर हाँ बोलो। सर जैसे क्वाड्रेटिक पे आपने पावर 2 दी है, अगर हायर पावर रहती तो उसका तो एक्सपांशन? एक्सपांशन ही करना पड़ता है उसका, बिना उसके नहीं होगा। एक्सपांशन नहीं होगा ना सर? यस, बिना एक्सपांशन के नहीं होगा। जितनी ही सर हायर पावर है, अपन तो बाइनोमियल जानते हैं ना, सब उठा के कर देना। चलो और सर बोलो। लेफ्ट साइड में फर्स्ट वाला समझ लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला में क्या है? जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो -2 में 1 ऐड, पावर ऐड होती है, ये 1 ऐड होता है। तो यदि ये -2 है तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। तो ये -1/-1 आएगा। ठीक है, और ये -1 की पावर को नीचे ले जाके लिख दिया तो +1 पावर। तो सर c की वैल्यू 7 लिखेंगे ना? अरे हाँ, C 7 नहीं है, सॉरी C ही है, C थोड़ी 7 हो जाएगा, C तो C ही रहेगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो चेंज नहीं होगा।
और कोई आपके मन में सवाल इनको लेके आ रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलो, ये पहला फॉर्मूला ही था। चले, सर वहाँ पे अगर x² + 3x का स्क्वायर होता तो x² प्लस 3x का स्क्वायर होता तो भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या हो गया उसमें, a + b होल स्क्वायर का। अच्छा हाँ सर अगर वहाँ पे x की वैल्यू भी दी रहती तो मतलब समझा नहीं, x की वैल्यू दी रहती तो। सर जैसे अपन करते हैं ना @x = 0 नीचे नहीं ब्रैकेट नहीं, डाल वो इंटीग्रेशन में बस यहाँ पर फिर x की वैल्यू डाल देना। ये इंटीग्रेशन आ गया, मान लो x बराबर 1 पे पूछा है तो x बराबर 1 डाल देना यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आपको यहाँ पर वो @x = समथिंग नहीं देंगे, क्योंकि इनडेफिनाइट के बाद आपने नेक्स्ट इंटीग्रेशन पढ़ना है डेफिनाइट, वहां पर वैल्यू फिक्स करेंगे। यहाँ पर हमेशा ऐसे ही x के टर्म्स में आएगा आंसर और +c आएगा। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आंसर नंबर बनेंगे, ठीक है। तो वहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट दी जाती है आपको, तो यहाँ पर कहीं भी @x = नहीं बोला जाएगा आपको। चलते हैं, ये पहला फॉर्मूला था। डिफरेंशिएशन में ऐसा दिखता है, इंटीग्रेशन में रिवर्स अप्रोच करके ये लगा देते हैं। चलते हैं अगली बात सर पर। हाँ सर बोलो। इसके ऊपर आज असाइनमेंट मिलेगा क्या? उसके ऊपर असाइनमेंट देखते हैं, बन जाएगा तो भेज देंगे, दे देंगे अच्छे क्वेश्चन का कुछ। ये बहुत बेसिक है तो इसके क्या असाइनमेंट बनाऊं, देखते हैं, फिर भी कुछ मिला तो आपको डाल देंगे। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ और फिर पेज नंबर 3 की तरफ। तो अब आपको जो मतलब, देखिए मैंने आपको जैसे बोला, अरे यार कहाँ, जैसे मैंने आपको बोला दूसरा फॉर्मूला लिखा, जैसे मैंने आपको बोला क्या कि आपको जो सवाल मन में आ रहे हैं वो पूछ ले, क्योंकि आपको बस ये सीखना है कि क्या क्या नहीं कर सकते। आपने ये सीख लिया कि ये नहीं हो सकता, जैसे आपने यहाँ बताया है ना, ये क्वाड्रेटिक रहा तो फिर ऐसे इंटीग्रेट मत कर देना पावर 3/3, तो ये नहीं करना है, ये अपन ने सीखना है क्या नहीं कर सकते। इसलिए कोई क्वेरी आएगा तो उसको पूछ लेना कि सर यदि ऐसा रहा तो फिर कैसे आगे बढ़े। चलते हैं दूसरे फॉर्मूला की तरफ। अब बाकी सब फॉर्मूले जो देखिए, अब एक चीज आती है कि सर यदि वो x पावर, मान लो जो मैंने अभी बोला था ना पहले फॉर्मूला में, x -1 नहीं होना चाहिए, मान लो सर वो -1 आ गया तो क्या होता है, तो जब x -1 हो जाएगा तो फिर आपको वही x पावर n ऐसा दिखेगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन बेटा log mod x होता है, ये log mod x। उस वाले रिजल्ट में n -1 नहीं हो सकता था, मान लो n -1 आ गया तो -1 मतलब 1/x हो जाएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन फिर log x लिखा जाता है, ठीक है। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि log mod x का जो डेरिवेटिव है, log mod x का डेरिवेटिव ये 1/x, जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये रीजन है उसका। तो जब n -1 आएगा तो फिर हम ये फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगली बात पर। तीसरा रिजल्ट ये है बेटा, मतलब जैसे इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन, यदि यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से उठा लो और उस पर मैं -1 का पावर ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका ये आ गया कि इवैल्यूएट द वैल्यू 2x + 3 पावर -1, इसका इंटीग्रेशन करना है 2x + 3 पावर -1, तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 2x + 3 + c, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे बस 1/, ये आंसर हो गया, है ना। तो जब -1 पावर आएगा, मतलब -1 पावर आएगा, तो फिर इंटीग्रेशन में आंसर में log बनेगा। अब आपने सही किया है कि नहीं किया, तो आप इसको चेक कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन आप ये बोल रहे हो, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, तो आपने सही किया, तो आप वहीं वहीं अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप जानते हो एक फंक्शन केवल ऐसा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो खुद होता है। तो हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी ही आएगा, और उसका रीजन ये है कि ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है सर। फोर्थ फॉर्मूला बेटा, ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए आता है, नेचुरल लॉग है, प्लस सी। क्यों सर? क्योंकि बेटा आपने ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, तो ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना है। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन मैं आपको लिखा ही चुका हूँ, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, और आप रूट एक्स का भी लिख सकते हो डायरेक्ट। वैसे तो रूट एक्स सबसे पहले वाले फॉर्मूला से भी आ जाता है, लेकिन रूट एक्स का इंटीग्रेशन यदि आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स प्लस सी होता है। आप चाहो तो करके देख लो, है ना, -1/2 का पावर, तो इंटीग्रेट करके देख लेना। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे तो भी चलता, तो भी अच्छी बात है। तो ये कुछ एल्जेब्राइक फंक्शन के हमने इंटीग्रेशन लिखे हैं। ठीक है, एल्जेब्राइक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आया नहीं, लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन बाद में होगा, बहुत बाद में आएगा लॉगरिथमिक। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये वो हैं जिनके डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। ये डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, इसको हमने इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन जानते थे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जानते थे, इंटीग्रेशन। पहले फॉर्मूला में भी डिफरेंशिएशन जानते थे, इंटीग्रेशन। आप इसमें भी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इसको, वो फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन जिनके पता थे। अब अपन ये एल्जेब्राइक फंक्शन के बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आप जानते हो। ठीक है, जिन जिन के डेरिवेटिव पता है, जिन जिन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने डेरिवेटिव में लिखे हैं, वही सारे फॉर्मूला को मैं रिवर्स करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रहा हूँ। सर ये e⁻x का सेम क्यों होता है? क्योंकि ई पावर एक्स की जो सीरीज है वो पता है आपको। हाँ सर। तो उसको डिफरेंशिएट करके देखो या इंटीग्रेट करके देखो, वही की वही सीरीज मिलती है, इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। चलो कहाँ गया, कौन सा कर रहे थे अपन? 6 फॉर्मूला है वो अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट। अब सबसे पहला जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन है साइन एक्स का। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इट इज cos x प्लस सी। क्यों? कि डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, माइनस cos x प्लस सी, अब मेरी सी गलती हो गई, माइनस cos x प्लस सी। क्यों? कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x जो है वो कितना आएगा? साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी है। सिमिलरली cos x का जो इंटीग्रेशन आएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी आता है, और रीजन ये है कि sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x होता है। फिर अगली बात, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और उसका रीजन ये है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है। तो मैं यहीं से लाइन से आपको साइन हो गया, cos का डेरिवेटिव हो गया, tan का डेरिवेटिव हो गया। अब जब अपन cot का डेरिवेटिव लिखेंगे तो यू नो दैट cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, इसलिए माइनस cot का जो डेरिवेटिव है वो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो इसलिए जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन, मतलब अगला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स मैं बोलूंगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cot x प्लस सी बनेगा। फिर सिमिलरली आप यहां पर जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ
सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन होता है, इसलिए सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी समझ गए। और लास्ट में यू नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक कॉट होता है, इसलिए माइनस कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो इसलिए जब आप कोसेक इंटू कॉट एक्स का 11th फॉर्मूला, जब आप कोसेक इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस सी बनेगा। तो ये कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनके डेरिवेटिव हमको पता थे, इनके डेरिवेटिव की हेल्प से हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना दिए। तो ये आपको याद रखना है कि कहीं भी सेक स्क्वायर आएगा तो उसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। अब आप बोलोगे सर ये ठीक है, लेकिन जैसे डेरिवेटिव में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जबकि इंटीग्रेशन में आप देख रहे हो कि हमारे पास 6 में से केवल 2 ही स्टैंडर्ड फंक्शन आए। साइन का इंटीग्रेशन मिला, कॉस का, आपने कहीं भी टेन का इंटीग्रेशन नहीं लिखा, कॉट का इंटीग्रेशन नहीं लिखा, सेक का इंटीग्रेशन नहीं लिखा और कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं लिखा। तो ये सारे स्टैंडर्ड हमने डेरिवेटिव की हेल्प से लिखे हैं। आगे की क्लासेस में मैं आपको टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का भी इंटीग्रेशन बताऊंगा, क्योंकि हमको ये तो पता है कि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन होगा। लेकिन ये स्टैंडर्डली आपने नहीं पढ़ा था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेक आता, जिसका डेरिवेटिव सेक आता। यदि हमको ये पता होता तो हम सेक का इंटीग्रेशन लिख सकते थे। जैसे आप देखोगे, आपको बताऊंगा कि टेन फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो टेन एक्स का जो कहीं नहीं लिखा आपने टेन एक्स का इंटीग्रेशन लिखना होगा, क्योंकि टेन एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, और जब आप लॉग सेक एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो टेन एक्स आएगा। तो हम ये स्टैंडर्डली नहीं जानते कि लॉग सेक एक्स का डेरिवेटिव टेन एक्स होता है, और इसलिए हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं लिखते। यहाँ पर हम केवल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में हमने पढ़े थे, बस उन्हीं को रिवर्स करके लिखा है। और ऐसे रिवर्स में लिखते वक्त हमारे पास 6 में से केवल 2 ही फंक्शन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ पाए हैं। साइन का इंटीग्रेशन हमको पता चला है, कॉस का इंटीग्रेशन हमको पता चला है, लेकिन टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमने नहीं लिखा, कॉट नहीं लिखा, सेक नहीं लिखा, कोसेक नहीं लिखा। ये हम आगे आपको दिखाएंगे। आज समय मिलेगा तो आज हो जाएगा, वरना कल तक तो आपके सामने आ ही जाएगा टेन सेक के इंटीग्रेशन। वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से निकाले जाते हैं, एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं बनते। यहाँ पर मैं केवल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का वो मतलब है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का मतलब वो है जिनके अपन को डिफरेंशिएशन पता है। मैं डिफरेंशिएशन को रिवर्स कर करके बस लिख रहा हूँ, ठीक है, ये होगी बात। तो अब चलते हैं अपन कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर, ये आपने सेकंड वाले फॉर्मूले के बाद जो क्वेश्चन नहीं करवाया क्या सर, उसका हाँ। डेरिवेटिव करके बताइए ना एक बार। उसका लॉग मॉड एक्स वाला। लॉग का डेरिवेटिव हो गया 1/2x + 3, और फिर 2x + 3 का करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 कट गया तो बचेगा 1/2x + 3, उसको 2x + 3 का पावर -1 लिख देंगे। क्या दिक्कत है? सर फिफ्थ वाला बताइए ना। सर वो नीचे 4x + 6 में हो जाएगा। काहे हो जाएगा बे? अब लॉग का हो गया, देखो 2 को बैठे रहने दो बाहर, लॉग का करेंगे तो 1/2x + 3। अब जब ऊपर जब 2x + 3 का करेंगे तो इंटू 2 आएगा, तो जो 2 आएगा वो 2 इस 2 से हाँ कट समझ जाएगा। गया। और कौन सा है? बस साहिल साहू क्या पूछ रहे थे? सर एक बार वो फिफ्थ का बता दो ना सर, कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। अबे तुमको कंफ्यूजन फॉर्मूला कॉपी लेके बैठे हो साहिल साहू, सोच के थोड़ी आता है मैथ, तुम लोग सोचते हो, करके देखोगे तो इतनी मुश्किल चीजें थोड़ी बता रहा हूँ। ये देखो, करके ही नहीं देखते, पता नहीं क्या हालत। x पावर 1/2 लिखा है,
एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2 + 1 और 1/2 + 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? हाँ गड़बड़, सही तो है, सही है, सही है, सही है साहिल साहब, सही है। ये देखो, ये बाकी बच्चे ऐसा ही बैठा हुआ है। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, सही है, ये कर लो। ये तो √x का इंटीग्रेशन तो अपन पहले भी लिख चुके हैं, ये लिख रहा था, क्योंकि 2√x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा। अब आप करके देख लो, x पावर 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x है, ठीक है, ये था फॉर्मूला। और रीजन भी आपको बता देता हूँ, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा x पावर -12, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -12 में 1 ऐड करेंगे और 1 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x पावर ऊपर बन जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2√x, ठीक है। तो ये लिखा है, इसको कर लो, ठीक है साहिल साहब, सही पकड़ लिए तुमने। इसको करेक्शन कर लेना 5 वाला सभी लोग, और देखते रहा करो ऐसी कहाँ गड़बड़ हो रही है, बता दिया करो। सर वो 8 में आपने sec² x नहीं लिखे हैं। क्या सर 8 में सर d/dx tan x = sec² x थी ना। हाँ, ये sec²x, तो tan x का डेरिवेटिव sec², तो sec² का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स मार्क देना बस, और कुछ नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन कुछ इसके बाद इनवर्स के लिख रहे हैं यहाँ पर डेरिवेटिव के हेल्प से। तो चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, वेयर वी, और यहाँ पर सारे अपन केवल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड का मतलब वो जिनके डेरिवेटिव हमको पता है, उनकी हेल्प से हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रखे हैं। सर वो e⁴x वाले में इंटीग्रेट करने पर 1 तो आता ही नहीं है ना। e⁴x में 1 नहीं आता ना इंटीग्रेट करने पर। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। हाँ नहीं तो वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ना, फिर उसको डेफिनाइट से करना होगा। एक्चुअली क्या है, फिर लिमिट उसमें 0 से 1 डालते हैं, फिर जब x की जगह 0, वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वो वहां पर 1 निकाल के देगा आपको, तो उसको एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आएगा। तो डेफिनाइट में आपको बताऊंगा e⁴x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e⁴x होता है। तो क्योंकि वो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, तो वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना 1, उसमें एडजस्ट हो गया। ये जो c है, आप जब इंटीग्रेट करोगे तो उसमें क्या लिखते हैं, कोई भी फंक्शन में +c लिख देते हो। अब हाँ c क्या है? जितने भी constant। कांस्टेंट, हाँ जितने भी कांस्टेंट है वो अपन, जब आप आगे अभी इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो मेरे को कहीं भी यदि कोई कांस्टेंट मिलेगा ना, तो वो मैं सीधा के c में एडजस्ट कर दूंगा। मतलब c+1 कहीं पर आएगा तो मैं उसको c ही लिखूंगा। c+1+3 आ गया तो मैं उसको c लिख दूंगा, थोड़ा और बड़ा c करते जाता, बार बार c को बढ़ाते जाता। तो c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो एक्चुअली वो जो c है, c का वैल्यू आप 1 ले लेना। जहां भी कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट को आप c के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। तो ठीक है? सर मतलब अपन दोनों साइड 0 पुट करेंगे ना। हाँ हाँ, तब आपको ठीक। c का वैल्यू 1 मिले। हाँ ठीक है, हाँ चलिए। सर। और नेक्स्ट है 12th फॉर्मूला। 12th फॉर्मूला आपका ये था, मैं बात कर रहा हूँ कुछ इनवर्स की। तो आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है, इसलिए 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। या फिर इसी को हम, मैं ये बोल रहा था, इसी को हम माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस c, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, साइन इनवर्स x को यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से देखोगे तो साइन इनवर्स x कैन बी रिटन 90 माइनस कॉस इनवर्स x। इसको अपन लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये जो π/2 आया, ये c में एडजस्ट कर दिया, तो बचा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस। मतलब इसका जो रीजन है वो एक्चुअल ये रीजन है कि यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऑल्सो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस, समझ रहे हैं? तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में केवल माइनस का फर्क है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये वाला माइनस यहाँ लिख दो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है। तो दो चीजें लिखी हैं यहाँ पर। एंड सिमिलरली बाकी दो मतलब कौन से? टैन वाला और सेक कोसेक वाला। तो ये हैं केवल इतने स्टैंडर्ड फॉर्मूले, बाकी फॉर्मूले सब हम बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने केवल जिनके डिफरेंशिएशन पता थे उनके अपन ने इंटीग्रेशन लिख दिया। तो 13th फॉर्मूला हमारा ये है कि इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन या तो tan इनवर्स x होगा, और यदि आप tan इनवर्स x नहीं लिखना चाहते तो ये क्वेश्चन की जरूरत पे डिपेंड करेगा कि हमको cot इनवर्स चाहिए, माइनस ऑफ cot इनवर्स x होता है। और रीजन वही है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एट द लास्ट 14th, इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन x √x स्क्वायर -1, इसका इंटीग्रेशन या तो sec इनवर्स x प्लस c लिखें, और sec इनवर्स नहीं लिखना है तो माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस c लिखें, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस c लिखें। ठीक है, और रीजन वही है कि डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x करेंगे आप तो 1/x √x स्क्वायर -1 आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x आप करेंगे तो वो -1/x √x स्क्वायर -1 आता है। ठीक है, तो नीचे का कट गया, देख लेना, माइनस लगाना है बस, और कुछ नहीं। तो ये है फॉर्मूले आपके पास। ये कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूला से ही हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख लिए हैं। ठीक है, और क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स अप्रोच इंटीग्रेशन है, इसलिए डिफरेंशिएशन के जो भी बेसिक नियम हैं वो सारे इंटीग्रेशन में लग जाएंगे। बेसिक नियम का मतलब ये है कि यदि दो फंक्शन के सम का इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों को पहले ऐड कर लो फिर इंटीग्रेट कर लो, या पहले आप इंटीग्रेट कर लो बाद में ऐड कर लेना। मतलब मैं जो बोल रहा हूं कुछ बेसिक नियम्स वो ये है कि इफ f(x) एंड gx बी एनी टू फंक्शन, तो पहली बात आप ये याद रखेंगे कि इफ यू हैव टू इंटीग्रेट दो फंक्शन का सम दिया हो या डिफरेंस दिया हो, इनका यदि आपने इंटीग्रेशन करना है तो इसको अपन दोनों फंक्शन का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लेंगे, और बीच में प्लस दिया हो तो प्लस ले लेंगे और माइनस दिया हो तो माइनस ले लेंगे, और इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। और जो दूसरी बात है वो ये है कि यदि किसी फंक्शन में कोई नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई होके आ गया, मतलब k इंटू एफ एक्स डी एक्स आपको दिया है, तो यहाँ पर कांस्टेंट को सीधा बाहर निकाल देंगे, केवल हम इंटीग्रेट करेंगे अपने फंक्शन को, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देना। ठीक है,
ये हमेशा याद, ये बहुत बेसिक नियम है जो कि डिफरेंशिएशन में भी लगते थे। तो एडिशन के लिए बताया, सब्ट्रैक्शन के लिए बताया। अब जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आएगा तो इसको आगे मैं बताऊंगा, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मेथड से सॉल्व करते हैं। और इंटीग्रेशन में कहीं भी आप नहीं देखोगे कि दो फंक्शन के डिवीजन का इंटीग्रेशन आपको करना है, डिवीजन रूल यहाँ नहीं आता है। ठीक है, तो क्यों नहीं आता, क्या है उसके पीछे कारण, सब आप आगे देखेंगे। फिलहाल हमने अलजेब्रा के दो बहुत बेसिक नियम यहाँ पर लिए हैं कि दो के बजाय 3 हो, 4 हो, 10 फंक्शन का सम हो, सबका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके बीच में प्लस माइनस जैसे भी साइन डले हैं वो डाल देंगे। और यदि कांस्टेंट बाहर बैठा है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के केवल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये कुछ नियम, बेसिक नियम है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब हमारी सबसे पहली कोशिश, हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी इंटीग्रेशन में, हमने केवल स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े, वो भी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख लिए। इसलिए आगे अब मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं इसमें कहीं ना कहीं कोशिश आपने ये करनी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इन स्टैंडर्ड फॉर्मूला में से कहीं पर कन्वर्ट हो जाए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में वो बन जाना चाहिए। मतलब आगे से आप जो मैं स्टेप बाय स्टेप अपन आगे चलेंगे, और स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप ये है कि हमने अभी कोई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है, तो हमारा सिंपल सा बस एक ही नियम होगा। अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन को हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लें। जैसे ही वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हुआ अपन फॉर्मूला लगा के आंसर लिख देंगे। ठीक है, सो इस पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको करके बताता हूँ। चलते हैं पेज नंबर 5 पर। देखो मैं क्या बोल रहा था आपको बताता हूँ। अब इतनी बातों पर ये हो गए कुछ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन हो गए। अब जो मैंने आपको बात बोली है वो ये है कि जैसे अब आपको कोई क्वेश्चन आया, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, क्वेश्चन ले लेते हैं एक आदमी, ये है मानो x² प्लस 5x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। तो सबसे पहले ख्याल ये नहीं आना चाहिए कि भाई डिवीजन रूल लगाएंगे, जो डिवीजन जैसी कोई रूल है ही नहीं। तो क्या करोगे आप, इसको हम रूट एक्स से हर इंडिविजुअल को डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में जो 3 टर्म पड़े हैं सब डिनोमिनेटर से मतलब रूट एक्स से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका पहला स्टेप जो सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, आप x² को रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो x पावर कितना बचेगा, 3/2। आप x को रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो x पावर कितना बचेगा, 1/2। फिर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो x पावर कितना हो जाएगा, -1/2। और मैं सबको रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, ये सारे अब स्टैंडर्ड बन गए। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया। अब आपको बताया कि ये 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन था, तो अब ये वाला नियम लगा देंगे, सबके इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। ये सब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से पूरा बाई मेथड आप लिखना। तो ये x5 ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x पावर -12 का होगा। अब सबके इंटीग्रेशन डाल दो, इसका इंटीग्रेशन x पावर 5/2 अपॉन 5/2, x पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसका इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3/2 2/3 मतलब 10/3 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन x पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैच कर देता हूँ, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन, इस तरीके से मैं बोल रहा था। तो कहीं ऐसा दिमाग में लानी नहीं है कि डिवीजन रूल, हमने डिवीजन जितना पढ़ा है आप बस उसको सीखो। हमने पढ़ा था ये कि भाई हमने कोशिश करनी है कि ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पड़ जाए, और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है x पावर n का, तो हमको कोशिश करनी थी कि ये कहीं ना कहीं x पावर n जैसे पहुंच जाए। ठीक है सर, ये समझ गए आपने बोला तो। अब देखो एक चीज और है कि मान लेते हैं इफ वी हैव टू इंटीग्रेट, ये क्वेश्चन आ गया,
जैसे तो मैं बता चुका हूं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 से पावर 3 का आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ बेस में आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक है, यदि ये x प्लस 5 होता तब तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको x प्लस 5 पावर 4/4 करके खत्म कर देता आंसर, बट यहाँ क्वाड्रेटिक आ गया और इसलिए अब हमको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? होता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब 125 हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हो गया 15x स्क्वायर और a प्लस बी है ना, ये फॉर्मूला है। और अब अपन ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 6 प्लस 125 का इंटीग्रेशन 125 1 का इंटीग्रेशन लिख देंगे प्लस ये 15x क्यूब x पावर 4 हो जाएगा, तो 15 बाहर हो जाए x पावर 4 का इंटीग्रेशन और ये 75 x स्क्वायर और अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो फाइनल आंसर है x पावर 7/7, दिस इज 125x, दिस इज 15, कितना आएगा x पावर 5/5, तो 3x पावर 5 हो गया प्लस x पावर 3/3, तो 15x पावर 3 प्लस c हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा होगा तो पूछ लेना। ये 25 है, एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा ना, तो 25x क्यूब आएगा। बाकी करेक्ट है, नोट कर लीजिए, खत्म हो गए। तो ये सर दो वो बहुत सेकंड स्टेप में अपने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखे हैं सर? वो प्लस के फॉर्म में dx लिखा है, dx वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। चलते हैं, चलो अब चलते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से, एक बात और देख लो, टाइम खत्म है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना, पेज नंबर 6। मैं आपको जो बता रहा था क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि इवैल्यूएट tan स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करिए tan स्क्वायर x dx। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है tan स्क्वायर x का? नहीं है, आपने तो tan का भी नहीं लिखा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 6 फॉर्मूले आपको लिखा है। मैंने sin x का इंटीग्रेशन लिखाया है, मैंने cos x का इंटीग्रेशन लिखाया है, मैंने sec स्क्वायर का लिखाया है, cosec स्क्वायर का लिखाया है, sec इंटू tan का लिखाया है और cosec इंटू cot का लिखाया है। यही 6 लिखाए हैं और यही 6 में कन्वर्ट करना, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना आपको, ये ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो इसको अपन एल्जेब्रिक वाले फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें इंटीग्रेशन ये मत कर देना tan पावर 3/3, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना है, हमारे पास tan स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री से लगाने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन का, कॉस का, हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर का, सेक इंटू टेन का और कोसेक इंटू कॉट का। तो इसमें से ये जो फंक्शन कन्वर्ट हो सकता है ये केवल सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका जो सोल्यूशन का जो स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट इस tan स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे सर सेक स्क्वायर एक्स -1। हाँ सर ये लिख सकते हैं, क्योंकि अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है और सर 1 का इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे। तो आंसर हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का tan x - x + c। आपको इस बात पे फोकस करना है। तो जो मैंने आपको बोला कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले अब आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाएं। हमारे पास tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते थे, इसलिए हमने tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ये मैं बोल रहा था आपसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक देखिए, एक और आपको ये आपको मतलब कितना आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, कैसे अप्रोच करोगे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इवैल्यूएट
इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है आपको, ना आपने अभी तक कोई फॉर्मूला लिखा, और आप यदि इसको ऊपर भी ले जाके लिख दें, मतलब जैसे कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला ही आपने नहीं लिखा है क्या? कोसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। हाँ सर, ये तो फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, और ऐसा भी नहीं सोच सकते भाई एक को कोसेक बना दो, एक को नीचे ही रहने दो, तो भी कोई फर्क नहीं। भाई ऊपर कोसेक स्क्वायर हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर, क्या कर लोगे इसका? तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के आगे चल के धीरे धीरे और भी मेथड्स हैं, वो आपको समझ में आएंगे, लेकिन जो सबसे बेसिक मेथड जो अभी क्लिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सर स्क्वायर में तो हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, या तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x होता है, या कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं cot x होता है, माइनस cot x होता है। तो अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये कहीं से सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक स्टेप है, और वो ये है कि ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, 1 लिख सकते है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है। और 1 को अपन जानते हैं सर, 1 तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री का यूज। हाँ सर, अब तो क्लियर। अब जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, जो कि क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर। और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर उड़ेगा, 1 बाई साइन स्क्वायर बचेगा, वो क्या होता है, वो सर कोसेक स्क्वायर होता है। अब सर ये दोनों के इंटीग्रेशन हमको पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cot x प्लस c, ये आंसर है। tan माइनस cot प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है, आपको कोशिश करनी है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नियम लगा के कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। और ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास केवल 6 ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। साइन का है हमारे पास, कॉस का है, सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, और कोसेक इंटू कोट एक्स, तो सॉरी कोसेक इंटू कॉट एक्स का, ये 6 फॉर्मूले ही हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चन अब मैं आपको कराऊंगा, आपने पूरा जोर इस बात पे लगाना है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये कहीं ना कहीं उन 6 में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसे ऐसे जब हम 2, 4, 10, 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आइडिया अपने आप आपका डेवलप होने लगेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी आपको तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, बेसिक देखिए, शुरू की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आपको बेसिक इसमें समझ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो शुरू की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर 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 करिएगा। ठीक है, और क्योंकि अब आगे से आने वाले 4 चैप्टर में इंटीग्रेशन आएगा आपके सामने, मतलब लगभग 4 चैप्टर तक, मतलब 1.5-2 महीने तक आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बहुत परेशान करने वाला है, और ये शुरुआत है, और इसी का एप्लीकेशन आगे धीरे 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 बढ़ते जाएगा। इसलिए यदि बेसिक ही कमजोर हो जाएगा तो आगे नहीं पढ़ जाओगे। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आपने आप टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए, नहीं खरीदा हो, और वहां पर जो इंटीग्रेशन के चैप्टर हैं, इंटीग्रेशन के चैप्टर को वहां से लगाना शुरू करिए आप। ठीक है, तो आपकी स्कूल लेवल पे भी इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको ट्राई करिए। तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। Bye, sir. Bye Bye, sir. Bye, sir. everyone. Bye.